नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। वार्षिक राशिफल हमेशा बनाना थोड़ा जटिल ही होता है, क्योंकि वर्ष एक बहुत लंबा कालखंड होता है। क्या इंक्लूड करें क्या नहीं करें, यह हमेशा दुविधा रहती है। लेकिन दूसरी ओर महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि जो लोग राशिफल देखते हैं वो जानना चाहते हैं कि वर्ष कैसा रहेगा। इसीलिए वार्षिक राशिफल केवल एक बृहद लेवल पर, केवल मैक्रो लेवल पर दिया जा सकता है। बहुत माइन्यूटली उसमें नहीं जाया जा सकता। ऑब्वियसली जो बाकी राशिफल आते हैं, मासिक हो गए, ग्रहों के गोचर हो गए, साप्ताहिक हो गए, उसमें डीप तक जाया जा सकता है। लेकिन जो वार्षिक राशिफल है वो केवल एक बृहद मैक्रो लेवल पर ही दिया जा सकता है। और हमेशा की तरह आपके लिए ये वार्षिक राशिफल उपयोगी हो, यूजफुल हो, प्रैक्टिकल हो, मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले धन, फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज, करियर, बिजनेस, लव, मैरिड लाइफ, विवाह का योग, संतान का योग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ चेतावनियां, सेहत और विद्यार्थी, और कुछ रेमेडीज भी करेंगे हम, उन पे भी बात करेंगे। कुछ सामान्य रेमेडीज, कुछ रेमेडीज सेहत के लिए, धन आदि, बिजनेस के लिए, करियर के लिए और लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए। तो एक बहुत उपयोगी राशिफल होगा जिसमें अधिकतम चीज़ें मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का धन के साथ। शुरू करते हैं धन के दृष्टिकोण से। धन के लिए तो पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है, स्पेशली वर्ष का मध्य भाग या जून के बाद से कह लीजिए, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी और आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च की अवस्था में लक्ष्मी स्थान में आके ही लग्न को देखेंगे। यानी कि दोनों भावों जिनका संबंध थोड़ा बहुत धन से है ही, वो ऐसे भाव में बैठेंगे जो धन से संबंधित लक्ष्मी स्थान है और लग्न को देखेंगे और धन के कारक है। धन के रूप में तो वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ वर्ष है, अत्यंत शुभ। अब बात करते हैं कौन कौन से कुछ एरियाज या कुछ कालखंड रहेंगे जहां पर बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले जनवरी, क्योंकि जनवरी के शुरुआती भाग में लेट्स से 13-14 तारीख तक आपके धन स्थान में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, जिसमें से आपके मंगल भी हैं जो आपके खुद लग्नेश हैं, और इन पर वक्री गुरु की दृष्टि भी रहेगी, और वक्री गुरु इस भाव के स्वामी है। ये टाइम कुछ रुके हुए अटके हुए पैसे, पेमेंट्स और पैतृक संपत्ति या गुप्त धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो भी पैसा आपको प्राप्त होगा वो बहुत अचानक से आपको प्राप्त होगा। इसके बाद कौन सा योग बन रहा है जो बहुत अच्छा बनेगा, वो बनेगा 2 मार्च से 26 मार्च, जब शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं वो उच्च के शनि के साथ बैठ जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी भाव में ये योग बन रहा है, उसमें लक्ष्मी के कारक स्वयं शुक्र विराजमान है और केंद्र के स्वामी शनि भी है, और ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। शुक्र भी एक केंद्र के स्वामी है, तो 2 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में अपने आप में राजयोग होता है, और ये लक्ष्मी स्थान है। यहां से पैसे कमाने के नए नए अवसर आपके लिए खोलेंगे। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 11 मार्च से 2 जून, ये अच्छा टाइम क्यों है, क्योंकि 11 मार्च तक आपके धनस्थान के स्वामी गुरु वक्री रहेंगे। तो जब वक्री होंगे, अष्टम में होंगे, तो काम रुकेंगे पैसे से संबंधित। जैसे ही 11 मार्च को मार्गी होंगे, पैसे से संबंधित कई आपके जो कार्य है ना वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा।
इसके बाद 19 अप्रैल से 14 मई, ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र अपनी राशि में होंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे मालव्य नाम का। ये जो मालव्य पंच महापुरुष योग होता है ये उच्च कोटि का धन योग होता है। हर महापुरुष योग अपने आप में विशेष होता है। 5 ही ग्रह बनाते हैं, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति। यही ग्रह जो है वो बना सकते हैं, शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल और बुध। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, कभी समय मिला तो बताऊंगा क्योंकि क्यों इन 5 ग्रहों को ही ये योग मिलता है। शुक्र जो है वो जब मालव्य नाम का योग बनाते हैं तो लाइफस्टाइल, धन की वृद्धि, इन सब की तरफ लेके जाता है। तो इस समय आपके धन के लिए, धन की अपार मात्रा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद ऑब्वियसली जो हमने शुरू में कहा था 2 जून से 31 अक्टूबर, यहाँ पे बृहस्पति स्वयं आपके लक्ष्मी स्थान में आकर उच्च की अवस्था में आ जाएंगे और आपके लग्न भाव को देखेंगे। धन के स्वामी उच्च के लक्ष्मी स्थान में, लक्ष्मी भाव के स्वामी उच्च के लक्ष्मी स्थान में, और इस पोर्टफोलियो के साथ जब वो लग्न को देखेंगे, आप खुद बताइए धन कमाने से आपको कौन रोक सकता है। और ये भाग्य के कारक, धन के कारक भाग्य के स्थान में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। यकीन मानिए इस पीरियड में भी अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो वो केवल आपके आलस्य, आपके समय का लाभ ना उठा पाना, हाँ फिर ये हो सकता है कि कुंडली बहुत ही खराब है, दरिद्र दोष बने हैं, बहुत कई ऐसे दोष होते हैं जो अवरोधक होते हैं, वैसा कुछ बना हुआ है तो अलग बात है। लेकिन बहुत अच्छा टाइम है धन के बढ़ोतरी के लिए। 5 अगस्त से 22 अगस्त ये टाइम बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध जो आपके लाभेश हैं वो उच्च के 11वें घर में आ जाएंगे। ये वो टाइम होगा जब अचानक से पैसा बढ़ेगा, पैसे बढ़ने की उम्मीद और नए काम मिलना शुरू होंगे। स्पेशली बिजनेस में बहुत लाभकारी रहेगा। फिर 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग राजयोग बनेगा। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, गुरु उच्च के तो मंगल नीच के। अब ये लक्ष्मी स्थान में जो योग बन रहा है ये अत्यंत धनशाली, धनकारक योग है। नीच भंग है तो पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे। उससे इंपॉर्टेंट है कोई पैसा आपका फंस गया था, पैसे का काम फंस गया था, या पैसे से संबंधित कुछ दुविधाएं आ रही थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, लेट्स से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कोई पैसा फंसा हुआ है कोर्ट केस में, तो पैसा यहाँ पे मिल सकता है। और क्योंकि लक्ष्मी भाव है तो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, अपने धन के सोर्सेस को बदलने का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। तो ये योग बहुत अच्छा है। और उसके बाद 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से साल का अंत, ये पीरियड क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं वो 12वें घर में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक है और 12वें घर के शुक्र अपार धन दे सकते हैं, अपार धन। ऐसे कई लोगों की कुंडली मेरे पास है 12वें घर में शुक्र है और बहुत ज्यादा कोई पीड़ित नहीं है। शुक्र के पीरियड में गोचर की बात कर लीजिए तो छोटा पीरियड होता है, अंतरदशा, दशा, ऐसा व्यक्ति बहुत फलता फूलता है। तो वर्ष का अंतिम भाग भी धन के दृष्टिकोण से आपको बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये स्पेशली विदेश आदि से गुप्त धन में तो लाभ देगा ही। अगर आप अपने धन के सोर्सेस को बदलना चाहते हैं तो ये उसके लिए सबसे उपयुक्त योग है। तो धन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें ये पूरा ही जो वर्ष है ये बहुत सुंदर आपका प्रतीत होता है। चलते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ। वर्ष संपूर्ण है, संभावनाओं से, अपॉर्चुनिटीज से, अवसरों से भरा हुआ है वर्ष। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो आपके नवम में जब गुरु आएंगे तो वो उच्च के भी होंगे, वो भाग्य स्थान में भी होंगे, भाग्य के कारक भी होंगे और लग्न को देखेंगे। भाग्यशाली वर्ष है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एक समरी लिखनी है ना कि वृश्चिक के लिए वर्ष कैसा है तो यही लिख लीजिए कि ये वर्ष वृश्चिक के लिए सौभाग्यशाली, कोई इसमें दो राय नहीं। अब शुरू करते हैं कौन कौन से ऐसे कालखंड हैं। सबसे पहले तो 16 जनवरी से 23 फरवरी, 16 जनवरी से 23 फरवरी मंगल उच्च के होंगे, लग्नेश है। लग्नेश का उच्च का होना, उपचय भाव में उच्च का होना, छठे घर के स्वामी, दुश्मनों पर विजय, सरकारी कामों में डिले, कोर्ट केसेस में डिले, कोर्ट केसेस में विजय, शत्रुओं को एकदम परास्त कर देना, ये योग बनता है। और यहाँ पे मंगल के साथ शुक्र भी होंगे, यहाँ पे मंगल के साथ बुध भी होंगे
और यहाँ पे सूर्य भी होंगे। ये अपने आप में सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि एक ऐसा, और तीसरा घर, ये ऐसा शक्तिशाली समय होगा जब आप अपने आप को बदल पाएंगे। आपको कुछ भी अचीव करना है ना, जनवरी से फरवरी के महीने में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तीसरे घर में ऑलरेडी मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पे उनको स्थान बल है, सूर्य हैं जो अभी अभी उत्तरायण में प्रवेश करे होंगे, शुक्र हैं जो मित्र राशि में बैठे हैं, और बुध हैं जो लाभेश हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं। बहुत प्रोडक्टिव, घर प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ नया ट्राई करना है, इच्छाओं को पूरा करना है, रिस्क लेना है, यात्राएं करनी है, जीवन की यात्रा को बढ़ाना है, कुछ कम्युनिकेशन गैप किसी से आ गया तो उसको सॉल्व करना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है। वर्ष का शुरुआती भाग ही आपको लाभ देगा। इसके बाद राहु मंगल की जोड़ी, ये कब बनेगी? 23 फरवरी से 2 अप्रैल। ये क्या होगा? अंगारक योग, दोष भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। अब ये वैसे तो हर जगह पे अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो संभलते नहीं संभालती, लेकिन अगर आपने उसको चर्न कर लिया, गवर्न कर लिया या चैनलाइज कर लिया तो बहुत अच्छा है। अंगारक नाम से ही स्पष्ट है कि ऊर्जात्मक योग है। तो मंगल छठे घर के स्वामी है और लग्नेश है, उनका राहु के साथ बैठना। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं किसी भी स्तर पर, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि जॉब बदल लूंगा, कुछ नया एरिया ट्राई करूंगा, नहीं कर पा रहे थे, ये टाइम है। आप चाह रहे थे जॉब से बिजनेस में कन्वर्ट हो जाऊं, नहीं कर पा रहे थे, ये टाइम है। लग्नेश राहु के साथ मंगल चौथे घर में, विदेश में है, पीआर वगैरह अप्लाई करना है, विदेश जाने का प्रयत्न करना है, थोड़ा रिस्क लेना है, ये टाइम है। कुछ बिजनेस लोन लेकर स्टार्ट करना है, ये टाइम है। तो ये राहु मंगल अगर थोड़ा सा अच्छा योग बने तो ये रिस्क टेकिंग और रिस्क से रिवॉर्डिंग योग भी होता है। 2 मार्च से 26 मार्च कौन उच्च का होगा? शुक्र उच्च के होंगे। कहाँ पे होंगे? पंचम भाव में होंगे। तो शनि शुक्र की जोड़ी कई जगह पर अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ों पर बुरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 केंद्रों के स्वामी लक्ष्मी भाव में और लाभ स्थान को देख रहे हैं। ये उच्च का ग्रह स्थान बल प्राप्त करता है। तो एक उच्च का ग्रह जब पंचम में होगा और शनि के साथ बैठेगा तो ये आपकी सोच बदलेगा, लॉन्ग टर्म आइडियाज आएंगे, और ये दोनों ग्रह जब 11वें घर को देखेंगे तो कुछ लॉन्ग टर्म स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई आइडिया आ जाए जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने प्रोडक्टिव रहे, क्रिएटिव रहे कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी वाहवाही करें, आपको लाभ मिले, या अदरवाइज भी आपको कोई बहुत विशेष आइडिया आ सकता है। इसके बाद 11 मई से 21 जून, ये तो बहुत विशेष पीरियड होगा क्योंकि इसमें आपके लग्नेश ही विपरीत राजयोग में सम्मिलित हो जाएंगे। लग्नेश मतलब मंगल, वो छठे भाव में होंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश का विपरीत राज, वो भी मंगल का, कोर्ट केसेस हो, अथॉरिटेटिव कार्य हो, सरकारी जॉब प्राप्त करना हो, कोई सरकारी कार्य अटक रहा हो, दुश्मनों का अंत करना हो, कंपटीशन, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत उपयोगी है। और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला योग है क्योंकि यहाँ से मंगल अगले 90 दिन के लिए लग्न पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 45 दिन यहाँ पर, फिर 45 दिन यहाँ पर। इसके बाद ऑब्वियसली 2 जून से 31 अक्टूबर, कितना विशेष टाइम है आपके लिए। बृहस्पति आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और वो आपके उच्च की अवस्था में है, और वो आपके धनेश है, पंचमेश है, लग्न को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, पूरा धर्म त्रिकोण जोड़ दिया, और एक दृष्टि काम त्रिकोण पर भी है। यानी कि जितना एक्टिव रहेंगे, जितना अपने धर्म को पूरा करेंगे, धर्म मतलब आपका पूजा पाठ भी है, लेकिन जो आपकी ड्यूटीज है, आप क्या करते हैं एज अ एम्प्लॉय, आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ बिजनेसमैन आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ सोसाइटी का एक मेंबर होने के कारण आपकी क्या ड्यूटी है, एज अ पुत्र, एक पुत्री की तरह आपकी क्या ड्यूटी है। अगर आपने अपनी ड्यूटीज को समझकर निभाया, यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, आपको पीछे कोई कर ही नहीं सकता। अति सौभाग्यशाली योग है, और ये 12 साल बाद योग बनता है, बार बार नहीं बनता, 12 साल बाद योग बनता है। तो बहुत संपूर्ण योग है इसका, जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाइए। इसके बाद 8 जून से 4 जुलाई, यहाँ पे शुक्र आपके बृहस्पति के साथ होंगे नवम भाव में। अब ये क्यों विशेष पीरियड है? क्योंकि यहाँ पे आपके धन स्थान के स्वामी गुरु, लक्ष्मी स्थान के स्वामी गुरु
आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ है, तो बिजनेस में बहुत लाभ होगा। और ये ऐसा टाइम है जब रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है अचानक से। बहुत अच्छा समय है, भाग्य आपका बहुत, क्योंकि दोनों ही जो सबसे शुभ ग्रह हैं, इनसे शुभता ज्यादा किसी भी ग्रह में नहीं है, नैसर्गिक तौर पर कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके केवल शुभ ही कारकत्व है, लेकिन नैसर्गिक तौर पर इनसे शुभ कोई ग्रह नहीं है। तो इनका भाग्य स्थान में आना ये नेम फेम का भी योग है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है। और अगर आप ट्रांसफर आदि चाहते थे कार्य क्षेत्र में, उसका भी योग है। इसके बाद 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, बता ही चुका हूं पहले भी मैं, ये विपरीत नीच भंग राजयोग बन रहा है। और इतना प्रॉपर नीच भंग वर्षों बाद बनता है, बल्कि बड़े ग्रहों का। क्योंकि अगली बार जब गुरु उच्च के होंगे, या अगली बार गुरु तो बहुत 12 साल बाद होंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे आई थिंक 2027 के एंड में, या 27 के मध्य में, मैंने देखा नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 साल लगता है मंगल को एक पूरा राशि चक्र पूरा करने में। तो तब बृहस्पति तो नहीं बना सकते, क्योंकि बृहस्पति तो आगे जा चुके होंगे। तो ये बहुत प्रॉपर नीच भंग है। इस वर्ष का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सभी के लिए। तो नवम में नीच भंग होना यानी कि किस्मत पलट जाएगी, भाग्य वो मौके देगा, बदलने का अगर कोई मौका आपको चाहिए, जीवन को बदलने का मौका चाहिए, ये नीच भंग, ये डेट आप मेंशन कर लीजिए, कहीं पर लिख कर रख लीजिए। ये वो टाइम है जब आपका जीवन बदलेगा, 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। फिर 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर, यहाँ पे क्या विशेष है, यहाँ पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे और केतु के साथ होंगे। अब ये जुपिटर और केतु, ये एक बहुत विशेष योग होता है। ये केतु क्या है ना, केतु को जड़ भी कहा जाता है, और बृहस्पति विस्तार है, केतु श्रिंकेज है, बृहस्पति एक्सपेंशन है। ये दोनों ग्रह जब साथ में आते हैं ना, तो पहला तो व्यक्ति अपनी गलतियां समझता है, ये रियलाइजेशन कराते हैं ग्रह अपनी गलतियां, कि भैया ये गलतियां, अब ये 10वें घर में है तो करियर की गलतियां सामने आएंगी। कुछ लोगों को करियर में थोड़ा सा चेंज करने का मौका भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जो केतु है वो भी दूसरे घर को देखेंगे, गुरु भी देखेंगे, शनि भी देख रहे, तो आपका दूसरा भाव 3 ग्रहों से प्रभावित है। तो ये धन के रूप में, करियर के रूप में, बिजनेस के रूप में, अगर आप कुछ बहुत वर्षों से भी बदलाव लाने का विचार कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये वर्ष इन सारे ही एरियाज में आपको बहुत लाभ देने वाला है। ये तो कह सकते हैं कि बहुत भाग्यशाली वर्ष वृश्चिक के लिए दिख रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर का दृष्टिकोण है, करियर की बात है, इस वर्ष पे एक ही दिक्कत है कि पूरे वर्ष 10वें घर में केतु रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि केतु 10वें घर में है तो ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रमोशंस नहीं हो सकती, नई जॉब नहीं लग सकती। प्रॉब्लम होती है ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स बहुत रहते हैं। लेकिन केतु बहुत कुछ सिखाते भी हैं, तो बहुत कुछ सीखेंगे भी आप इस वर्ष। बृहस्पति का नवम में आना कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर्स का योग बना सकता है, लेकिन 10वें से अष्टम में शनि, स्पेशली जब वो वक्री हो जाएंगे, तो जुलाई से दिसंबर बहुत कष्टकारी भी या बहुत अनस्टेबल भी रह सकता है। अब बात करते हैं कुछ विभिन्न कालखंडों की जो इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी से 13 फरवरी ये इंपॉर्टेंट इवेंट होगा प्रमोशन के लिए, क्योंकि मंगल उच्च के होंगे 16 जनवरी से, 13 जनवरी को शुक्र आ चुके होंगे, और इन दोनों की युति रहेगी 6 फरवरी तक। अब यहाँ पे मंगल लग्नेश होने के नाते उच्च के हैं और शुक्र सप्तमेश हैं, और ये सप्तम भाव प्रमोशंस का होता है। और यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे 16 तारीख को, तो ये और बुध भी आ जाएंगे जो लाभेश है, सूर्य दशमेश है। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि जनवरी से फरवरी के मध्य में कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं। इसके बाद 15 मार्च से 14 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी सूर्य शनि के साथ होंगे, और ये जो युति है ये प्रमोशंस की होती है, क्योंकि शनि जो है वो 10वें से सप्तम के स्वामी, अभी हमने लग्न से सप्तम की बात करी, वैसे ही 10वें से सप्तम का स्वामी भी रिकॉग्निशन दिलाता है। और ये दोनों ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे तो वृद्धि होगी। इवन गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे योग्य बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग है। फिर 11 मई से 21 जून ये पीरियड क्यों अच्छा होगा, क्योंकि मेष यहाँ पर आपके 6ठे घर में होंगे। ये पीरियड भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि
अर्थ त्रिकोण में मंगल का आना, विपरीत राजयोग बनाना। पहला तो करियर में कोई प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व होगी, दूसरा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यहाँ पे भी अगर आपका कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है जॉब के लिए, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर, ये तो बृहस्पति का पीरियड है जहाँ पे वो उच्च के हो जाएंगे। अभी डायरेक्टली करियर से संबंध नहीं है, लेकिन 10वें से 12वां है। अगर आप डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते हैं या आप करियर में थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये 2 जून से 31 अक्टूबर बहुत अच्छा है। 8 जून से 4 जुलाई ये पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे गुरु को शुक्र ज्वाइन करेंगे, और शुक्र क्या है आपके पुनः सप्तमेश है, तो इन दोनों का यहाँ पे होना, और गुरु जो है वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, और ये दोनों ही ग्रह 10वें से 12वें में, ये फिर से मैं कहूँगा ट्रांसफर का बहुत अच्छा। इस वर्ष वृश्चिक वालों के ट्रांसफर्स बहुत होने वाले हैं, और ये तो अच्छा योग है, तो स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कोई अपने घर के पास जॉब मिल सकती है, या अदरवाइज भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर घर के पास हो जाए या कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो घर के पास है, तो उसका योग। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, व्यक्ति का परिवार है दिल्ली में, वो जॉब कर रहे हैं बेंगलोर में, वर्ष होगा, सैलरी अच्छी है बेंगलोर में, लेकिन दिल्ली में आते हैं तो सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है, तो ये वो टाइम है कि अप्रोप्रिएट आपको कोई मौका मिल सकता है अपने स्थान परिवर्तन का और अपने घर के पास आने का। इसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य स्वयं 10वें घर में होंगे और दिग्बली भी होंगे, राजयोग भी बनाएंगे, तो ये प्रमोशन का, रोल चेंज का और जॉब चेंज का, क्योंकि केतु के साथ है, सडनली जॉब चेंज का मौका भी मिल सकता है। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग राजयोग, ये अगर आपके कंपनी में बॉसेस से कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको थोड़ा बहुत सुलझाया जा सकता है। और फिर से कहूँगा कि ये ट्रांसफर का योग बनना, मैं कहूँगा अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से अपने करियर में ट्रांसफर, डिपार्टमेंटल चेंज, रोल चेंज, प्रोफाइल चेंज, पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ष आपके लिए दिख रहा है। कुछ लोगों को सडनली यहाँ पे मैनेजरल रोल्स भी मिल सकते हैं, स्पेशली जो लोग डिजर्व करते हैं उनको यहाँ पर मैनेजरल रोल्स मिल सकते हैं। 31 अक्टूबर से, वैसे तो साल के अंत तक, लेकिन यहाँ पे युति की बात कर रहे हैं केतु की, बृहस्पति के साथ, तो केतु और बृहस्पति 10वें घर में 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक होंगे। ये स्किल एनहेंसमेंट, आत्ममंथन, अपनी कमियों को समझ के उसको इम्प्रूव करना, और स्पेशली अगर आपने अपनी स्किल्स पर मेहनत करी है इस वर्ष तो उसका लाभ आपको वर्ष के अंत में मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ तो 10 साल के अंत में होगी जब केतु आपके 10वें घर को छोड़ देंगे, तो जो अवरोध उत्पन्न हुआ था, ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न हुए थे, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। कुछ नेगेटिव पीरियड्स, वर्ष के शुरुआत में बहुत सारे ग्रह आपके दूसरे घर में होंगे। ये अर्थ त्रिकोण है, तो जनवरी के मध्य तक ना बहुत बहस हो सकती है, बहुत बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। 10वें घर के स्वामी सूर्य राहु के साथ होंगे 13 फरवरी को, और इसी पीरियड में ग्रहण भी लगेंगे, बुध भी वक्री होंगे, सब कुछ यहीं पे होने वाला है। तो पहला एक ग्रहण, पहले तो ग्रहण दोष लगा सूर्य पर, 10वें घर के स्वामी है, फिर 17 फरवरी को ग्रहण ही लग गया, फिर 3 मार्च को एक ग्रहण यहाँ पे लगेगा। तो फरवरी से मार्च का मध्य, फरवरी मध्य से मार्च का मध्य, बहुत लोगों की जॉब जा सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, अनसर्टेनिटी रहेगी। शनि, जैसे मैंने कहा था, 27 जुलाई को मार्गी होंगे, बहुत अनस्टेबिलिटी करियर में आएगी, 10वें से अष्टम में शनि होंगे, वक्री जब होंगे। और इसके बाद 12 अगस्त को फिर से सूर्य ग्रहण लगेगा और वो कर्क में लगेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट में अगर कोई बहुत बड़ा रोल आ गया तो जॉब जा सकती है, या आपके रोल कम हो सकते हैं, या आपका पावर, अथॉरिटी कम हो सकती है। और 13 दिसंबर को गुरु का वक्री हो जाना, ये भी वर्ष के अंत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इवन कुछ लोगों की सडन जॉब जा सकती है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट आप काम करते हैं, टीचर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मेडिकल, डेंटिस्ट, गायनेक, सर्जरी, मैकेनिकल, सिविल, कम्युनिकेशन, इन सब एरियाज में लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष आगे बढ़ने का है, फ्लो रहेगा, ठीक है, केतु 10वें घर में, लेकिन आपको मौके बहुत मिलेंगे। कलीग्स पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत भरोसा मत कीजिए, आप आगे बढ़ने का विचार कीजिए, अपने आप को सिखाइए, अपने आप को संवारिए, अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए, ना कहना सीखिए। ये वर्ष ना कहना सीखना पड़ेगा, डोंट बी अ यस मैन। अपनी कमियां समझ पाएंगे, उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, विश्वास अपने ऊपर बढ़ेगा, अच्छी जगह पर अपने पॉइंट्स भी रख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, पेशेंस भी बहुत जगह दिख रही है। बस गलती अगर हो तो मान लीजिएगा, उस पर एडमेंट मत हो जाएगा, जो कभी कभी स्थिर स्वभाव वाले लोग या स्थिर लग्न वाले लोग करते हैं, 2, 5, 8, 11, समटाइम्स दे आर वेरी एडमेंट, मतलब कि
उनको समझाना, मतलब कि उससे अच्छा पत्थर पर सर मार लो, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। अदरवाइज ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष वैसे तो देखिए ठीक है, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष सप्तम को देखेंगे तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इवेंट 16 जनवरी से 6 फरवरी, यहाँ पे लग्नेश मंगल और सप्तमेश शुक्र साथ में होंगे। इसमें मंगल उच्च के होंगे, तो ये बिजनेस के लिए बढ़ोतरी दिखाता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा काम मिल जाना, बहुत बड़ी वृद्धि हो जाना। और यहाँ पे आपके लाभेश बुध भी होंगे, कि दिखाता है कि बहुत बड़ा कोई लाभ आपको वर्ष के शुरुआती भाग में ही मिलेगा। 2 मार्च से 26 मार्च सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उच्च की अवस्था में शनि के साथ होंगे। तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा काम आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और कोई रुका हुआ पैसा और आपका लाभ ना मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे इवन अपने बिजनेस के विस्तार का मौका आपको मिलेगा। 19 अप्रैल से 14 मई यहाँ पे शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे। ये क्यों अच्छा पीरियड है? क्योंकि सप्तम भाव शुक्र का है, यहाँ पे स्थान बल उनको मिल गया, स्वराशि के हैं, मालव्य नाम का महापुरुष। तो बिजनेस में ये तो बहुत बड़ा एक टाइम है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, आपको अच्छे रेट पे लोन मिल सकते हैं। अगर आपको फंड्स चाहिए, भाई अपनी इक्विटी बेचकर, इक्विटी किसी के नाम पर कर कर आपको फंड्स चाहिए, फंड्स रेज करने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और ये ऐसा टाइम है जब आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। फिर गुरु नवम भाव में आ जाएंगे 2 जून से, और उनका जो प्रभाव है वो पहला तो लग्न पर आएगा। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सप्तम से सप्तम है, ठीक है। और उनकी एक दृष्टि शनि पे भी आएगी, तो शनि का जो बहुत मंदता वाला प्रभाव है ना, उसको कम करेंगे। फिर 8 जून से 4 जुलाई ये पीरियड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं सप्तमेश यानी कि शुक्र आपके बृहस्पति के साथ बैठेंगे, जो उच्च की अवस्था में। और बृहस्पति जो धनेश है, पंचमेश है, फिर से विस्तार का पैसा तो भरपूर आएगा ही। ये वर्ष ऐसा दिख रहा है कि आपको विस्तार का बहुत मौका मिलेगा, एक्सपेंशन का बहुत मौका मिलेगा। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लग्नेश ही विपरीत नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो बिजनेस में लेट्स से कि आपके कोई काम या प्लान्स अटक रहे थे, उसको अगर पूर्ण करना है तो इसका सबसे अच्छा टाइम यही है। और इसके बाद 1 अगस्त से 2 सितंबर यहाँ पे शुक्र जो है, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, भले ही नीच की अवस्था के हों, लेकिन वो लाभ स्थान में रहेंगे। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। इसके बाद साल के अंत में 2 सितंबर से 6 नवंबर, 22 नवंबर से साल के अंत तक ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे जो शुक्र है वो सप्तम भाव के स्वामी विपरीत राजयोग में होंगे। ये तो ऐसा टाइम है जब आप जितना सोचेंगे ना, उससे भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कई दुविधाएं, कई कोर्ट केसेस, कई लीगल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पे केयरफुल रहना है? सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 6 फरवरी से 2 मार्च राहु के साथ, यहाँ पे रिस्क नहीं लेने, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सूर्य ग्रहण लगेगा आपके चौथे घर में, जो सप्तम से 10वां है। अचानक से ये फरवरी को होगा, 17 फरवरी को अचानक से काम आपके अटक सकते हैं। 14 मई से 8 जून यहाँ पे शुक्र अष्टम में रहेंगे, सप्तमेश अष्टम में, अनिश्चितता रहेगी, गलत डिसीजंस हो सकते हैं। 4 जुलाई से 1 अगस्त शुक्र केतु के साथ होंगे, नुकसान हो सकता है, पेमेंट अटक सकती है। 3 अक्टूबर से 13 नवंबर शुक्र वक्री होंगे यहीं पे, और फिर पतित भी हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? फैशन, मैन पावर, इमिग्रेशन, फूड, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, फार्मा, गारमेंट, केमिकल्स। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे रिलैक्स नहीं रहना, यहाँ पे एट पॉइंट रहना है। पॉजिटिव वर्ष है, ज़्यादा भोले मत बनिए, या अपने भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दीजिए। ये गलती होती है मंगल वाले लोगों की, वो कभी कभी उनके आसपास के लोग ही उनका फायदा उठाते हैं। ये वर्ष एक होप का वर्ष है, जिनका बिजनेस नहीं भी चल रहा था ना, उनका भी चलेगा, सपने पूरे होंगे। बस पेशेंस दिखानी है, अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। सीखिए, कुछ अच्छे पार्टनर्स बनाइए, अगर आवश्यकता है उसकी, तो पार्टनर्स है तो उनसे संबंध ठीक कीजिए। जो वही काम पकड़िए जो सच में पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। अगर आपका चयन अच्छा रहा, यकीन मानिए इस वर्ष आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर से कहूंगा, एक्सपेंशन का वर्ष है। बात करते हैं विवाह के योग की। क्या विवाह का योग है कि नहीं इस वर्ष? विवाह का योग बिल्कुल है, बहुत अच्छे योग है विवाह के।
सबसे बड़ी बात, लग्न को जब गुरु देखेंगे, सप्तम से सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम से लाभ को भी देखेंगे, तो ये विवाह का योग बनता है। और साल के अंत में राहु का प्रभाव भी सप्तम पर आएगा, तो वहां पे भी अचानक से योग बनेगा। कुछ ऐसे पीरियड जो बहुत अच्छे हैं विवाह के लिए। सबसे पहला 16 जनवरी से 6 फरवरी मंगल उच्च के होंगे लग्नेश और शुक्र की युति होगी सप्तमेश। इन दोनों की नेचुरली जो जोड़ी होती है वो भी विवाह के लिए बहुत अच्छी होती है। 2 मार्च से 26 मार्च यहाँ पे शुक्र शनि के साथ होंगे, उच्च के होंगे, सप्तमेश उच्च के, और यहाँ पे वो शनि को प्रभावित करेंगे और ये शनि सप्तम को देख रहे हैं। जो लोग लव लाइफ से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। 19 अप्रैल से 14 मई यहाँ पे शुक्र स्वयं सप्तम भाव में ही आकर स्वराशि के होंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मालव्य नाम का बहुत अच्छा टाइम होता है। किसी भी राशि में अगर शुक्र गोचर करते हैं सप्तम में, विवाह का योग होता है। यहाँ पे तो स्वराशि के हैं। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर, जैसा मैंने कहा, सप्तम से सप्तम यानी कि लग्न को देखेंगे और उच्च की अवस्था के हैं, तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि विवाह का योग बनेगा। 8 जून से 4 जुलाई सप्तम के स्वामी शुक्र और कारक विवाह के उच्च के गुरु के साथ, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा विवाह होने के लिए। भाग्य का साथ तो होना ही चाहिए, कभी कभी नहीं मिलता तो उल्टी सी जगह भी शादियां हो जाती है, फिर दुर्भाग्य ही बदल जाता है या फिर भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। 1 अगस्त से 2 सितंबर शुक्र 11वें घर में रहेंगे। ठीक है, नीच के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनका त्रिकोण, सप्तम से त्रिकोण में होना, लाभ स्थान में जाना विवाह का योग बनाता है। नीच के तो थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे। एक पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या जिनकी बहुत डिलेड मैरिज हो चुकी है, शादी हो ही नहीं रही थी किसी भी प्रकार से। 2 सितंबर से 6 नवंबर, 22 नवंबर से साल का अंत का पीरियड। ये पीरियड नॉर्मल मैरिजेस के लिए मे भी बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जो लोग सेकंड मैरिज, बहुत डिलेड मैरिज जिनकी हो चुकी है, रिश्ते नहीं मिल रहे, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे कालखंड है जहां पर विवाह आपका हो सकता है। बात करते हैं संतान योग की। शनि पंचम में रहेंगे पूरे वर्ष, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जिनकी अपनी कुंडली थोड़ी वीक है ना, उनके लिए थोड़ी दुविधा रहेगी इस वर्ष। 11 मार्च तक का टाइम, जब तक बृहस्पति वक्री है, प्रॉब्लम्स रहेंगी ज़्यादा। वो पंचमेश भी है। 11 मार्च से 2 जून ये पीरियड मेडिकल प्रोसेस, IVF आदि के लिए बहुत अच्छा है। सरोगेसी जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन जो लोग अडॉप्शन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। 2 जून से 31 अक्टूबर ये पीरियड संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो बृहस्पति कारक भी है और पंचमेश भी है, तो उनका यहाँ पे आना, लग्न को देखना, पंचम को देखना और पंचम से लाभ को देखना। 2 जून से 31 अक्टूबर सबसे पोटेंट पीरियड है संतान प्राप्ति के लिए। फिर इसके बाद बृहस्पति फिर से गोचर करेंगे 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर, यहाँ पे वो केतु के साथ आएंगे। फिर से मैं कहूँगा ये पीरियड नेचुरल कंसीविंग के लिए नहीं, लेकिन मेडिकल प्रोसेस से संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कालखंड है संतान प्राप्ति के, जहाँ पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पंचम में शनि पूरे वर्ष रहेंगे, वक्री भी होंगे, तो ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। ऊपर से पंचमेश भी आधे वर्ष के लिए अष्टम भाव में रहेंगे, तो बहुत अनिश्चितता वाला वर्ष दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। शनि डिटैचमेंट लाते हैं। शनि इवन कभी कभी ना फिजिकल इंटीमेसी की भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मुझे याद है 2025 के मार्च से पहले मैंने वीडियो बनाई थी शनि के गोचर का, मैंने ये बात कई जगह पे कही थी। और यहाँ पे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो कई ऐसे लोगों ने भी हाँ बोला कि हाँ उससे रिलेट किया जब मेरी कंसल्टेशन में, कि हाँ ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है सच, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बट मेंटली एक इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो भी इस वर्ष पूरे रहेगी कपल्स के बीच में। और ऑब्वियसली अगर इंटीमेसी की प्रॉब्लम आती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप में जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसा मैंने कहा जून तक बृहस्पति अष्टम में है, तो वहां तक अनिश्चितता का भाव रहेगा। जून से थोड़ा बेटरमेंट होगा, क्योंकि जून में बृहस्पति का गोचर होगा, 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। तो पहला तो वो लग्न को भी देखेंगे और पंचम को भी देखेंगे, तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप से मैरिज लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं
तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये टाइम बन जाता है। इसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, वहां से प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। फिर गुरु का गोचर भी 31 अक्टूबर को हो जाएगा और उनका प्रभाव भी हट जाएगा। तो ये जो वर्ष का अंतिम भाग है ना, 31 अक्टूबर से साल का अंत तक, यहाँ पे कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, कई लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, कई लोगों का डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये वर्ष रियलाइजेशन का है। आपको शायद समझ आ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। कभी कभी होता है कि टाइम खिंच रहा है बस, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा रिलेशनशिप में। बहुत रेजिस्टेंस मत दिखाइएगा पार्टनर के प्रति, कमिटमेंट पूरी कीजिएगा, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक रखिए। अगर वहां से सामने से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, फिर कुछ अलग कीजिए। शक बहुत जाएगा एक दूसरे पर, कॉन्फ्लिक्शंस बहुत होंगी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, और चीज़ों को ठीक करने का बहुत कम मौका मिलेगा। बस जैसे होगा जून से लेकर जुलाई, यही पीरियड है जहाँ पे चीज़ें ठीक हो पाएंगी। एक और प्रॉब्लम है कि दोनों की फैंटेसीज, दोनों के ही प्लान्स अलग से हैं, और वो भी यहाँ पे कहीं प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख जाएगा कि एक दूसरे से विचारधारा बहुत अलग है, मिलती नहीं है। टाइम नहीं दे पाएंगे कई बार एक दूसरे को, और बुरा भी फील करेंगे, और जैसे मैंने इंटीमेसी की बात करी, वो प्रॉब्लम भी रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिए ऑल इन ऑल बहुत ईजी वर्ष नहीं है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरे ही वर्ष शनि की दृष्टि रहेगी, और जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते हैं ना अपनी डिग्रीज में, वैसे वैसे वो विरक्त या डिटैचमेंट बहुत क्रिएट करते हैं। तो ये वर्ष भी ऐसा ही है जहाँ पे डिटैचमेंट बहुत होगी, और कई लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी। इंटीमेसी की प्रॉब्लम आती है जब शनि सप्तम को देखते हैं। वो जो डिजायर होता है पति पत्नी के बीच में, कपल के बीच में, फिजिकल लेवल पर, वो कम हो जाता है, और धीरे धीरे करके उसका प्रभाव बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है। कुछ ऐसी युतियाँ भी होंगी इस वर्ष, जैसे 6 फरवरी से करीबन 2 मार्च तक शुक्र यहाँ पे होंगे राहु के साथ, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। फिर जब मंगल आएंगे छठे घर में, ये होगा 11 मई को, तो क्योंकि सप्तम से 12वें में है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स रहेगी, और यहाँ से करीबन 120-30 दिन अच्छे नहीं है। पहले 45 दिन यहाँ पे, फिर मंगल दोष बनाएंगे 45 दिन बाद, फिर यहाँ पे आ जाएंगे एक और मंगल दोष। तो यहाँ से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे 11 मई से शुरू। 27 जुलाई को अच्छा, उससे पहले जून में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति क्योंकि उच्च के हो जाएंगे, सप्तम से सप्तम को देखेंगे, तो थोड़ा सा इश्यूज बेटर, थोड़ा सा जो इश्यूज थे उनको सॉल्व कर पाएंगे आप। लेकिन 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे, फिर वो जो ढाक के 3 पात हो जाएगा, जो थोड़ा सा सॉल्व हुआ था वो दोबारा खराब हो जाएगा। तो ये वर्ष बहुत रिलीफ नहीं दिख रहा ये वर्ष। और एक चीज जो बहुत तंग करने वाली है इस वर्ष, लिख कर रख लीजिए इस चीज को, इन लॉज कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाएंगे कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो। स्पेशली अगर कुंडली में इस प्रकार के योग हैं, इन लॉज के लिए भी देखा जाता है कुंडली को, तो थोड़ा बहुत झड़प तो होगी इन लॉज से, लेकिन अगर आपकी कुंडली ही उस प्रकार की है तो इन लॉज के कारण आप दोनों में दूरियां आएंगी इस वर्ष। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत नेगेटिविटी शुरू में रहेगी साल के, मे बी आप दोनों के कारण नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा फैमिली इन लॉज के कारण। ऐसा भी दिख रहा है कि कभी कभी ना क्या होता है, कपल्स पर नजर भी लग जाती है। तो ये ऐसा वर्ष भी है, मे बी आप पर कुछ नजर, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कुछ कपल्स अच्छे हैं, कुछ वैवाहिक। मैंने कई बार ऐसा देखा है, इवन तंत्र में भी होता है कि, और मैं हमेशा कहता हूँ तंत्र का उपयोग वैसे तो हर कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन टोटके आदि बहुत होते हैं जो हो जाते हैं, और अधिकतम ये जेलसी की भावना से होता है कि भाई मेरी मैरिड लाइफ तो खराब है, इनकी इतनी अच्छी कैसी है। बच के रहिएगा, तंत्र का उपयोग हो सकता है इस वर्ष। दूरियां बहुत दिख रही हैं, और दूसरा, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, पूरे वर्ष के चलता रहेगा मैक्रो लेवल पर। बहुत मैकेनिकल सा बन जाएगा रिलेशनशिप आपका, जिसमें एक ह्यूमन टच की कमी रहेगी। पैसों को लेकर मतभेद होंगे, कई बार एक दूसरे को छोड़ने का मन करेगा, एक दूसरे की गलतियां गिनवाएंगे, और ये मत कीजिएगा, पर आप करेंगे, ये भी पक्का है। कई जगह पे अनडिसाइडेड रहेंगे, थोड़ा ध्यान भी वर्ष के मध्य भाग के बाद भटक सकता है, कहीं और जा सकता है, और कई ऐसी कन्वर्सेशंस होंगी जो खत्म ही नहीं होंगी, चलती जाएंगी, आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट होती रहेंगी। और जैसा मैंने कहा, दूसरे कॉमन फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, इन लॉज हो, उनके कारण आप दोनों के बीच में बहुत मतभेद होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये वर्ष थोड़ा सा कष्टकारी तो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं दिख रहा। वार्निंग्स, चेतावनियों की तरफ चलते हैं। राहु चौथे घर में पूरे वर्ष बैठे रहेंगे। फैमिली रिलेशंस बहुत खराब रहेंगे इस वर्ष। ऑलरेडी कुछ लोगों का प्रभाव या कुछ लोगों के जीवन पर प्रभाव दिखा भी होगा, ये वर्ष पूरा ऐसा जाएगा। केतु 10वें घर में आपके कार्य बहुत अटकाएंगे। आप देखेंगे कोई भी कार्य इस वर्ष बहुत सरलता से नहीं होने वाला, इसीलिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखिएगा। राहु केतु चौथे और 10वें घर पर प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा, कभी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी तो उसका प्रभाव वर्क पर, और वैसा वर्षा कि करियर में कुछ दिक्कत आ गई तो उसका प्रभाव पर्सनल लाइफ पर। गुरु आपके जो भाग्येश हैं वो आपके नवम भाव में रहेंगे जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। लेकिन ये टाइम तो बहुत अच्छा जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। लेकिन जैसे ही बृहस्पति केतु के साथ आ जाएंगे ना 31 अक्टूबर को, तो फिर से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बर्डन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस वर्ष फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत रहने वाले हैं आप पर, और फाइनेंशियल मिसमैच होगा, लॉसेस बहुत होंगे, और आपके एक्सपेंसेस जून तक तो बहुत ज़्यादा रहने वाले, स्पेशली क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर होंगे और 12वें घर को देखेंगे, तो वक्री भी होंगे, तो वर्ष के शुरुआत में ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ग्रहण लगेगा, वैसे तो 4 ग्रहण है इस वर्ष, लेकिन फरवरी में 1 ग्रहण यहाँ पे, फिर 3 मार्च को यहाँ पर। तो ये फिर से दिखा रहा है कि एक हार्मनी मिसिंग रहेगी, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मिसिंग रहेगा। पंचम में शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, यानी कि सोच छोटी हो जाएगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बच्चों से मतभेद होंगे, माता पिता के बीच में मतभेद होंगे। और जैसा मैंने गुरु केतु का टॉपिक टच किया था, 10वें घर में आके ना कभी कभी गुरु केतु की युति जॉब लेकर भी जा सकती है, क्योंकि कुछ बहुत बड़े चेंजेस आपके कारण नहीं, आपकी गलती के कारण नहीं, कंपनी में ही आ सकते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। और ये जो गुरु है ये जाते जाते वर्ष के 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी कुछ लॉसेस, कुछ करियर से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये वर्ष इन सारे एरियाज में और इन सब पीरियड्स में आपको केयरफुल रहना है। सेहत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो वर्ष के शुरुआत में ही मारक भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, जिसमें आपके लग्नेश भी होंगे, छठे घर के स्वामी भी होंगे, अष्टमेश भी होंगे, 12वें घर के स्वामी भी होंगे। कुछ लोगों को सडन हेल्थ इशू जनवरी के महीने में ही आ सकते हैं। 23 फेब से 2 अप्रैल राहु और लग्नेश मंगल चौथे घर में होंगे। ये पीरियड कार्डियक इश्यूज का, ब्रीदिंग इश्यूज का, चेस्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको कार्डियक इश्यूज है उनको तो बहुत ध्यान देना है। मार्च तक, जब तक बृहस्पति वक्री रहेंगे 11 मार्च तक, कफ की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, फीट की प्रॉब्लम, पैरों से जुड़े रोग तंग करेंगे। मंगल छठे भाव में आ जाएंगे 11 मई से 21 जून। सर्जरीज, इंजरीज, स्प्लीन की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक इश्यूज। मंगल अष्टम भाव में जाएंगे 2 अगस्त से 18 सितंबर। ये फिर से सर्जरीज, इंजरीज, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पाइल्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम। 2 जून से 31 जून बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे नवम भाव में, उच्च के होकर लग्न को देखेंगे, तो ये वेट गेन, डायबिटीज, आइज की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, इन सबको बहुत बढ़ाएगा। और फिर साल के एकदम एंड में जब बृहस्पति दोबारा वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति पहले तो यहाँ पे आएंगे, फिर 31 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे 10वें घर में और चौथे घर को देखेंगे। फिर वर्ष के एंड में ना गॉल ब्लैडर, लिवर और हार्ट, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो मैं कहूँगा ये वर्ष बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये वर्ष बहुत अच्छा इस एरिया में नहीं दिख रहा। हार्ट की प्रॉब्लम्स हम सब में बढ़ रही है, विद लाइफस्टाइल, विद स्ट्रेस। कोरोना के बारे में कह सकते हैं, उसका भी एक साइड इफेक्ट्स हो सकता है। कुछ लोग वैक्सीन के बारे में कहते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, पर ऐसा मेडिकल स्टडीज भी कहती है कि जिसको कोरोना हो चुका है उनका प्रॉब्लम हार्ट का बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल इस वर्ष रहिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, स्पेशली वर्ष का आधे भाग के बाद का टाइम, जून के बाद का टाइम। पंचम में शनि है, ठीक है, थोड़ी मंदता लाते हैं, लेकिन शनि उपचे भाव के स्वामी है, तो कई काम भी आपके बनाएंगे। और शनि जब पंचम में गोचर करते हैं तो स्टूडेंट्स में गंभीरता आ जाती है, वो लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। वर्ष के शुरुआत में जब मंगल का प्रभाव पंचम पर होगा
16 जनवरी तक ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल तीसरे घर में उच्च के होकर छठे घर को देखेंगे। ये बहुत स्ट्रांग पीरियड है अगर आपका कंपटीशन आदि कोई है। फिर 11 मई को जब मंगल आपके छठे घर में गोचर करेंगे, और इवन उससे पहले भी जब वो 2 अप्रैल तक से 11 मई तक यहाँ पे रहेंगे, ये पीरियड भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा। तो ये वर्ष कंपटीशन के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बहुत बड़े टर्म पर अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो पीरियड्स बने गए हैं। और फिर जून के बाद तो 31 अक्टूबर तक आपके वारे न्यारे हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति आपके पंचम को देखेंगे, उच्च के होंगे, पंचमेश है, लग्न को देखेंगे। यकीन मानिए इस पीरियड में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम है वो बहुत आराम से बन जाएगा। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद क्योंकि गुरु केतु के साथ आ जाएंगे तो थोड़े से काम अटकना शुरू होंगे स्टूडेंट्स के, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पूरा ही वर्ष स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन शुरू से ही इंप्रूव करके रखिए, फ्लो रखिए एक जीवन में। एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, दूसरों की हेल्प लीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, जीवन में बैलेंस लाइए, सक्सेस लाइए। सक्सेस तभी आएगी जब बैलेंस आएगा, मतलब कि। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अनिश्चितताओं को दूर कीजिए। अभी ऐसा लगता है मन में बहुत अनिश्चितता है लेकिन आप उसको दूर नहीं करते, बहुत डाउट्स हैं आप उसको दूर नहीं करते। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए कि ये वर्ष सेकंड चांसेस का है। इस वर्ष में आपको अगर पहले विफलता भी मिली है ना तो भी सफलता में वो कन्वर्ट होकर रहेगी। बहुत ही अच्छा वर्ष आपके लिए प्रतीत होता है। उपाय की तरफ चलते हैं। सामान्य उपाय से शुरू करेंगे जो आप सब कर सकते हैं जीवन के हर एरिया के लिए। 4 मंगलवार 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गुड़ और शहद इससे युक्त या इससे बनी किसी मिठाई का महाबली, बजरंगबली को भोग लगाइए। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, और हो सके तो चोला भी चढ़ाइए बजरंगबली को। पंडित जी को बोलकर आप पहले बता दीजिएगा तो वो अरेंज सब कर देते हैं। अगर 4 मंगलवार नहीं चोला चढ़ा पा रहे तो 1 मंगलवार कर लीजिए। वृद्धाश्रम में कुछ दान की व्यवस्था कीजिए, और वृक्षारोपण कुछ भी छोटा मोटा, ये अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है, यकीन मानिए। सच में बताए ना, ये जो आजकल इतने सारे उल्टे सीधे उपाय चल रहे हैं, हाथ पे लिख लो कुछ भी, कोई कुछ भी शब्द बोल रहा है। ज्योतिष और प्रकृति के बहुत उपाय होते हैं, जैसे वृक्षारोपण, संगीत। अब जैसे संगीत मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन संगीत में जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें जो हर एक सुर है या स्वर है, सारे गामा पा धा नी, वो भी ग्रहों से ही उसको जोड़ा गया है। तो ऐसे कई ऐसे योग हैं, जो ऐसे उपाय हैं जो आपको रोज़मर्रा के जीवन में ग्रहों से जो उनका प्रभाव है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे। वृक्षारोपण अवश्य कीजिएगा, ये आपके कई पापों को काटता है। कई जगह पे लिखा हुआ है शास्त्रों में कि एक वृक्ष लगाना मतलब कि कई अनुष्ठानों के बराबर आपको फल मिलता है। तो ये अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं सेहत के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको 2 सोमवार करने हैं। दूध में सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, इलायची, लौंग, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। तली हुई मिठाई का भोग लगाइए महादेव को। ओम विश्वेश्वराय नमः और ओम रुद्राय नमः मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। एक 4 मुखी घी का दिया अर्पण कीजिए, जिसमें थोड़े अक्षत डाल लीजिएगा और थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल लीजिएगा, और शक्कर का दान कीजिए महादेव के मंदिर में। अब बात करते हैं धन, व्यापार, नौकरी के लिए उपाय। ये उपाय 2 अवश्य करने हैं। लक्ष्मी जी को 2 प्रकार की दूध से बनी मिठाई, 8 बार लक्ष्मी चालीसा, 4 घी के दिए, 4 तिल के तेल के दिए, दोनों में ही सुपारी और इलायची एक डाल दीजिएगा। ये सब करने के बाद कमल का पुष्प माता को अवश्य भेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। 2 शुक्रवार आपको शिव जी के मंदिर जाकर माता और शिवलिंग का, यानी कि महादेव और माता का पंचामृत से अभिषेक करना है। उस पंचामृत में थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिएगा। दुर्गा जी के मंदिर में 2 शुक्रवार ही आपको नारियल अर्पण करके आना है, जहाँ पे उस पर सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। और माता के मंदिर में आपको इत्र, अगरबत्ती और घी का दान करना है।
ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।